क्या आ जाएंगे बच्चे? स्टार्ट कर दिया? ठीक है, हाँ बैठिए। तो देखो यार, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और कल की क्लास में उधर बैठ, उधर उस तरफ कॉर्नर में। कॉपी नहीं है तेरे पास? कॉपी लेके आ। आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। कल मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया था। और मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हारा एक इक्विवेलेंट मास वाला टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की, ठीक है? और यार पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। थोड़ा आगे आ जाओ यार तुम लोग सब। ये इधर कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग उधर चले जाओ। बैठ जाओ जल्दी। तो इधर बैठ जाओ, इसके पास। ये बेचारा अकेला है। उधर बैठा है क्या कोई? ओके, चलो। मैं डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि आई थिंक मैंने कल जो है ब्रीफिंग दे दी थी, तो मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस का डेटा मुझे याद नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल आई विल बी यूजिंग फोन, ठीक है? बट मैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ उसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ions given by 34.2 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला याद है? वाह, बहुत बढ़िया। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? और ऑप्शन है तुम्हारे पास Na, ट्वाइस ऑफ Na बाय 2, और डी ऑप्शन मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, नन ऑफ दीज कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा सोच के बताओ क्या होगा आंसर। एक चीज़ और, कल जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक सबसे लास्ट में पढ़ाया था, ठीक है? तो माइट बी पॉसिबल बहुत सारे लोगों ने शायद ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा। तो अगर चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, तो मैं कर सकता हूँ। किसी को बोलना, मतलब लाइक करवाना है? क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ना है, लिमिटिंग रीजन पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, ये सब कुछ है। इसका क्या आंसर होगा? Na। इसका आंसर आएगा, क्योंकि यार ये सुक्रोज है, चीनी। चीनी आयंस में नहीं टूटती, तो आंसर क्या होगा? 0। ये आंसर है इसका। क्या ये समझ में आया? अच्छा, ओके। इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है? पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? देखो, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब एआईपीएमटी में आया हुआ है। और एआईपीएमटी का मतलब उस टाइम का है जब क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते थे। अब उतना डिफिकल्ट देगा नहीं, बट सिंस इट्स अ नीट क्वेश्चन मेडिकल का, तो एक बार ट्राई करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि डेटा मैंने सही लिखा है या
नहीं, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं रहता। चलो, किसी ने देखी है एंड गेम? उसमें एक जगह पे डायलॉग है, आई एम स्टिल वर्दी। मुझे याद है। सही है ये। चलो बताओ, टाइम लो थोड़ा। और जिन लोगों को थोड़ा हिंट चाहिए, अभी तक हम लोगों ने मोल्स में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला जो है मोल्स का वो है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हारा सॉल्व होगा। ट्राई करके बताओ। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, यही 3 इक्वेशन यूज होने वाली हैं। जो तुम्हारे स्कल के अंदर 1.5 kg का जो ब्रेन है, जिसमें 4 टेराबाइट की मेमोरी कैपेसिटी है, उसको यूज करो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि किस चैप्टर से है। क्या हुआ? क्या दीदी, ये मैंने बोला कि इसमें ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। हाँ, ऑप्शंस नहीं है। कितना आ रहा तेरा? 20 और 60। ओके, और कोई? देखो यार, एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सभी लोगों से कि क्योंकि ऑब्वियसली किसी टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था। तुम लोग अगर चाहो तो क्लास में खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कमेंट पास कर सकते हो मेरे ऊपर, नॉट अमंग द स्टूडेंट, लेकिन डायरेक्ट बोलो, ठीक है? और हमारी क्लास का जो सोल पर्पज़ है वो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, कोई प्रेशर लेके पढ़ना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को डांटूं या कुछ करूं, ठीक है? तुम लोग सीधे बोल सकते हो, क्योंकि देखो तुम लोगों मतलब हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है पढ़ाने का, तुम लोगों के ऊपर भी है प्रेशर पढ़ने का, इधर बाय हुक्स और क्रुक्स। तो इट्स बेटर कि हम लोग एंटरटेन हो करके पढ़े बाय मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड डेकोरम। तो लेटर से कभी अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो बता देना, बेकार लग रहा हूँ तो बता देना। हो सकता है शायद तुम में से कोई बोले आज हिमेश टोपी पहन के नहीं आया, तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखो। देखो इसमें ना 2 डेटा है। एक डेटा किसके लिए है? ए बी के लिए। और एक डेटा किसके लिए है? ए बी 2 के लिए। ए बी के लिए जो डेटा दे रखा है वो किसमें दे रखा है? ग्राम और लीटर में। इसका मतलब इसमें मैं वॉल्यूम और ग्राम वाला जो फॉर्मूला है उसको इक्वेट कर सकता हूं। तो एक फॉर्मूला है मेरा गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये बराबर हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सारी वैल्यूज को पुट करो। गिवन वॉल्यूम कितना है? 5.6 अपॉन 22.4। वेट कितना दे रखा है? 20। और मॉलिक्यूलर वेट ये मुझे निकालना है, ठीक है? तो इससे जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 80 आएगा। ये जो 80 होगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 80, पहली इक्वेशन। सेकंड जो है, इसमें डेटा किसमें? एक मॉलिक्यूल के टर्म में और एक मास के टर्म में। यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा? np अपॉन na इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 20। ये है तुम्हारा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। गिवन वेट मुझे गिवन वेट दे रखा है, इसका कितना है? 0.1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ये 1000 हो जाएगा, आई थिंक 1/1000। और ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा
100 आएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2b इज इक्वल टू 100। क्या समझ आया? दो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद तुम लोग वो 10th वाला जो मेथड है एलिमिनेशन वो अप्लाई कर सकते हो। सेकंड में से जब तुम फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b 20 हो जाएगा और a 60 हो जाएगा। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? देखो मेरे ख्याल से जो लोग नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ वो नोट कर ले, नहीं भी अगर कर पाओगे तो आई थिंक तुम्हें शायद से इसके रिकॉर्डेड लेक्चर शायद या कुछ मिल जाएगा आई थिंक। तो बेटर ये कि हम वो टाइम को उतना ही थोड़ा सेव करें और आगे फर्दर मूव करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है? यूरिया का फॉर्मूला पता है? बताओ इसका क्या होगा? डी, डी फॉर डेली। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है बी और डी ये सब सुनने में, इसलिए हम पूछ रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट भाई मेरे ख्याल से मैंने एक ही फॉर्मूला दिया है, फिर भी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं। हाँ, तो हर किसी को यार सॉल्व करना आना चाहिए यार, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, अभी तो और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, इसमें देखो यार, मुझे बेसिकली क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। पहले सबका मोल निकाल लो। जब तुम सबके मोल्स निकालोगे तो इसका आई थिंक 1 आएगा, इसका 0.1 होगा, इसका 4 होगा और इसका 1 होगा। हो सकता है शायद लगे कि आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि मोल्स उसके ज़्यादा है, तो हो सकता है एटम्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर तुम इस वाले में देखो तो इस वाले में एटम्स भी काफ़ी सारे हैं भले से, और इस वाले में एटम कितने? इसमें 2 है, तो इसमें ओवरऑल एटम कितने हो जाएंगे? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें कितने होंगे? 8 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके इत्तेफाक से 2 आंसर है इसके। क्या ये समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, या मोल पे एक और कोई क्वेश्चन करवाना है? चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना है, और सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुम्हारा ये होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेट एलिमेंट, वो एलिमेंट कितना है, मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक वेट, जिसका भी तुम लोग निकाल रहे हो उसका एटॉमिक वेट। चूंकि परसेंटेज है तो 100 से
मल्टीप्लाई होल इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जैसे दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं अपने लिए कर रहा हूं और जानबूझ के आसान करूंगा, और दूसरा एग्जाम्पल तुम लोगों से करवाऊंगा। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मुझे इस कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज जानना है। ठीक है, पूछ रहा है कि बताओ इसमें ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट कितना ऑक्सीजन है, 3। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 8, 16। ध्यान रखना 100 तो एज इट इज रहा। अब देखो मैंने जानबूझ के ये मॉलिक्यूल क्यों लिया, क्योंकि जब तुम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 100 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, 100 आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो काटना वाटना तो आता होगा तुम लोगों को। जिन लोगों ने अभी तक काटना नहीं सीखा है सीख लो, काम आता है। तो ये इतना आएगा। ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना। अब मेरे को एक काम करो, मुझे एक काम करो, इसमें Fe2O3 में मुझे आयरन का बताना कितना है। आयरन का एटॉमिक वेट जो है वो 56 होता है। मुझे बताओ आयरन का परसेंटेज कितना आएगा इसमें। ये नोट मत करो, बस खाली इसका बताओ, क्योंकि आ तो जाएगा तुम्हारे पास ये। यहाँ पे कोई ऐसी भूली भटकती आत्मा है जिसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा और चुपचाप बैठा है या बैठी है, ऐसा कोई है? क्योंकि देखो अभी तक लास्ट 2-3 डेज से मैं जो वाहियात और टुच्चे मुच्चे चैप्टर होते हैं वही पढ़ा रहा था। ठीक है, जो बेसिकली तुम लोग सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? 70 आएगा, हाँ सबका आएगा। ये भी आसानी मॉलिक्यूल है यार, बस बोल दिया मैंने डराने के लिए। लेकिन इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आई थिंक 160 आएगा। तो आयरन का परसेंटेज निकालना है, तो आयरन इसमें कितना है, 2 इंटू 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 160। इसको जब सॉल्व करोगे ये पूरा कितना हो जाएगा, 70%। क्या समझ आए? अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, क्या क्वेश्चन ऐसा आसान टाइप का देगा? वो थोड़ा सा तो घुमाएगा ना, देखो कैसे घुमाएगा वो। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग इसका आंसर क्वेश्चन लिखते के साथ बता देंगे, बट मुझे लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए, मुझे इस मेथड से आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x in Na2CO3.XH2O। आई थिंक शायद बता दोगे इतने में ही 10 आएगा ना। ठीक है, अब मुझे बेसिकली जानना है कि वो 10 आएगा कैसे। देखो वैसे तो 10 जब आएगा जब इसमें वाटर का परसेंटेज 63 हो। अब मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा। ठीक है, इफ इट होल्ड्स लेट अस से 36% वाटर। ध्यान रखना अब आंसर 10 नहीं है। ठीक है, 10 जब होता जब तुम्हारा क्या बोलते हैं परसेंटेज जो है ना वो 63% होता। अगेन कोई यूनिटरी मेथड मत लगाना, अच्छा 63 पे 10 है तो 36 पे ऐसा होना, ऐसा नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है, वो अब मैथ्स नहीं है। ट्राई करो इसको। तो निकालो इस पूरे पार्ट का, ये जो है Na2CO3, इसका मुझे जहां तक ध्यान है 106 आएगा। हाँ, और जिनको यकीन नहीं वो निकाल के देख लेना यार। 60 और 46 कितना होता है? हाँ 106 ही आएगा। जिनको अभी तक एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद नहीं है, एटलीस्ट 20 तक याद कर लेना, क्योंकि जब तक तुम्हें काउंटिंग याद नहीं होगी मैथ्स नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली एलिमेंट्स के अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अप टू 20
अगर याद नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। करो, ट्राई करो। फॉर्मूला कोई नया नहीं है, वही सेम फॉर्मूला मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। वही 2 मिनट का टाइम लो एटलीस्ट, जो नीट में लेना होता है। 2.48 हो सकता है, डेसिमल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2.5 मतलब। ओके। और सब लोग ट्राई करो। पीछे से बैक बेंचर्स, एनी आंसर? रैंडम भी बोल सकते हो यार। मैंने बोला ना कि मस्ती मजाक भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें ऐसे कोई बोल दे 420, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सर 420 आ रहा है, क्या होगा? चलो देखते हैं यार। फॉर्मूला तो मैंने एक ही बताया। और अच्छा, 2 मिनट मैंने दे दिए, हो गए 2 मिनट। हम लोग को अभी और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इधर देखो, परसेंटेज मुझे किसका दे रखा है? वाटर का। इसमें कोई डाउट? वाटर उसमें है कितना? x। वाटर का एटॉमिक वेट कितना होगा? 18 इंटू 100। मॉलिक्यूलर वेट को फिलहाल के लिए मैं मॉलिक्यूलर वेट रख सकता हूं। हाँ, तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, बट सिंप्लिसिटी ये होगी कि यहाँ पे तुम मॉलिक्यूलर वेट को एज इट इज रहने दो। मैंने जानबूझ के 36 लिया यार, क्योंकि 36 वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18/2, ये 50x हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इसमें कोई डाउट? अब ये जो 50x है ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये इस पूरे का वेट है ना? बोलो। अब वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि वो वाला पार्ट 106 है प्लस 18x इज इक्वल टू 50x। अब आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। कितना? 2.1। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, ये जिसने बोला वही जिम्मेदार है। आंसर जो भी है मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? आए समझ में? देखो 2.1 हो, 2.2 हो, 2.5 हो, मुझे नहीं पता, मैंने इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया है। मेन कॉन्सेप्ट बताना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट कह लो या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोल लो, फॉर्मूला दोनों ही केस में सेम रहेगा। ठीक है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है A1x1 A2x2 एंड सो ऑन, होल इज डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। ये पूरा चलते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने आई थिंक 9th क्लास में क्लोरीन के बारे में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, कि क्लोरीन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये तुम्हारा होता है 75% और ये होता है 25%। ठीक है, तो जब इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना, लाइक 75 इंटू 35, सॉरी ये मैं इसको पहले रब कर दो, एटॉमिक वेट रखा है इसलिए मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, और डेनोमिनेटर हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 100 आएगा। तो ऐसे तुम्हारा क्लोरीन का ये वेट आता है जो कि 35.5 होता है। ये मतलब बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ठीक है, अब तुम्हें इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे वो एटम के बारे में भी दे सकता है, वो मॉलिक्यूल के बारे में भी दे सकता है। वो कहेगा कि मान लो एक कंटेनर है, उसमें इतना % कार्बन डाइऑक्साइड है, इतना % लेटर से ऑक्सीजन है, बताओ मिक्सचर का वेट क्या होगा? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड आसान है, बट न्यूमेरिकली तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो वेल एंड गुड, एल्स प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला जो थोड़ा रिलेटिवली आसान है, लेट अस से 40% CO2 और 60% 60 नहीं 30 करता हूँ, 30% CH4 और 30% हाइड्रोजन। मुझे बताओ इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा। ठीक है, और एक PYQ लिख रहा हूं। वो जो मैंने वाइट से लिखा है वो PYQ है। मैंने बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है। तुम लोग भी अगर पीरियोडिक टेबल अगर उठा के देखोगे ना, कोई भी एलिमेंट J से नहीं है, कोई सा भी नहीं है। क्या हो गया यार, ये तो मैंने रैंडम बनाया है, इसका पूछना है तो बता दो। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वैल्यू लिख दूंगा, मतलब डेटा फिट कर दूंगा, मैच कर लेना कि वो तुम्हारा उतना किया है या नहीं। ठीक है, तो इसका परसेंट, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 44। तो ये 44 इंटू 40 प्लस ऑफ 16 इंटू 30 प्लस ऑफ 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। अब इसके बाद जो तुमने किया वो तुम जानो। ठीक है, जो भी है, ये लो यार, ये लो, ये लो। क्या 23? ठीक है यार, मुझे नहीं पता यार, जो भी है। इस क्वेश्चन को करो, इसमें थोड़ा सा तुम्हें भेजा लगाना है। भेजा से याद है, यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन है, खाएगा भी? करो 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 उसके लिए तुम्हें पुरानी दिल्ली आना पड़ेगा। तुम लोग भी सोचोगे यार, सर कितने बड़े वाले नॉन वेजिटेरियन है। मैं बेसिकली वो 10% लॉ पे बिलीव करता हूँ कि उस सूरज ने उससे एनर्जी ली, प्लांट ने उसे खाया, और मैं सारा मैंने ले लिया। 25 आ रहा है, ओके। और सब लोग ट्राई करो। और है कोई माई का लाल या बाप की बेटी जो सॉल्व कर सके? क्या? हाँ, आए हाय, ये ऐसे यार। पच्चीस आ रहा है, दो लोगों का 25 है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करना है, मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है या नाइटमेयर है? और यहाँ पे कितने हैं जो पहली बार सुन रहे हैं नाम? तो सभी है। चलो देखो, यार एक तो एक घड़ी भी ऐसी ना, टाइम ही नहीं पता चलता। कितना टाइम हो रहा है? 1:15।
ये लोगो उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, तो इस टाइमर का जो फॉन्ट है वो रेड कर दो। 25। चलो देखो, देखो मुझे ना, ना तो इसका परसेंटेज दे रखा है ना इसका परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैथ्स का नाइटमेयर है कि जब कुछ ना पता हो तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब 13J कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। अब एवरेज एटॉमिक वेट कितना है, 12.5, ये बराबर होगा 11x प्लस ऑफ 13, 100 माइनस x होल इज डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, हो सकता है तुम में से शायद कोई सवाल करे, सर आपने इसको x क्यों लिया, उसको x क्यों नहीं लिया। तो मुझे निकालना इसका था, इसीलिए मैंने ये किया। तुम अगर उसको भी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा, थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। तुम्हारा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फाइनल x इज इक्वल टू 25%। क्या यहां तक सबको क्लियर है, पक्का, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं। अब तुम लोग बताओ पहले क्या पढ़ना चाहोगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना चाहोगे या लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना चाहोगे। लिमिटिंग पढ़ना दोनों है, मैं वही बोल रहा हूँ। किसी के पास कॉइन है, किसी के पास, दोनों ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ देखो, हेड आया क्या, नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, हेड और टेल। हेड में कंसंट्रेशन है और टेल में तुम्हारा क्या नाम है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सर आप बस इतना बता देना हेड है या टेल है, ठीक है प्लीज। अब कैच करोगे क्या आप अरे टेल नहीं, बस खाली इतना बताओ आया क्या, टेल है, ठीक है। इस पे आ रहे एज, इसका मतलब ये नहीं इसको स्किप कर रहा हूं काश जिंदगी बेस्ट ऑफ 3 देती। चलो देखो, देखो मुझे नहीं पता इसको स्टोक्योमेट्री बोलते हैं या स्टीशियोमेट्री बोलते हैं। स्टोक्योमेट्री बोला जाता है एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश में ये स्टोक्योमेट्रिक हो जाता है। तो चूंकि हम बेसिकली इंग्लैंड को फॉलो करते थे, इसलिए हम लोग स्टोक्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने स्टोशियोमेट्री बोल दिया तो वो गलत है ठीक है, वो भी सही है अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री में ओवरऑल 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है तुम्हारा लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम। दूसरा मुझे नहीं पता ये तुम लोगों ने कभी सुना भी होगा या नहीं, POAC, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं। और तीसरा माइट भी, अगर किसी ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो ये पढ़ोगे तुम लोग, ये कल की क्लास का टॉपिक है असल में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को कवर करने की, ये तो खैर कल होगा, ठीक है। और मैं आया तो मैं पढ़ाऊंगा, एल संजीव सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब है ना, इधर देखो, इधर देखो, अब लिमिटिंग रीजेंट। अब देखो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, उसी स्टेप को फॉलो करना, कभी भी फंसोगे नहीं। गलती से तुम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, माइट भी पॉसिबल फंस जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा, स्टेप फर्स्ट। 1 मिनट यार, किसी को ये बताना है लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, एक्सेस रीएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रीएजेंट जो कम पड़ जाए, एक्सेस रीएजेंट मतलब जो ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर चाय बनानी है तो मैं मार्केट से 1 पैकेट दूध लेकर के आऊंगा और मेरे पास चीनी का एक पूरा क्या बोलते हैं 1 kg पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे 1 kg चीनी यूज कर दूंगा, कि मुझे ये पता चला कि इन दोनों को ऐड करके और चाय पत्ती भी डालनी है वगैरह वगैरह। तो जो कम पड़ जाए वो लिमिटिंग, जो ज्यादा हो जाए वो एक्सेस। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा
केमिकल रिएक्शन लिख लेना। सेकेंड स्टेप है जो भी तुमने केमिकल रिएक्शन लिखा उसको बैलेंस करना, बैलेंस इट यूजिंग होल नंबर। होल नंबर में बैलेंसिंग करनी है, मतलब जैसे वाटर का जो इक्वेशन है, वाटर का इक्वेशन दो तरीके से बैलेंस हो सकता है, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, या फिर 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो मैंने क्या बोला, होल नंबर में रखना है, मतलब 2H2 प्लस O2 वाला, ठीक है। फ्रैक्शन वाला कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा उतना भेजा है तो कर लोगे बहुत आराम से, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं तुम्हारी ही कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, होल नंबर में ही रखना, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा राइट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और फोर्थ होगा राइट गिवन कंडीशन। तुम लोग अगर चाहो तो सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। थर्ड का मतलब क्या है ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा आइडेंटिफाई एलआर यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड समझते हो, ठीक है। और एक बार तुम्हारा एलआर आ जाए तो सॉल्व फॉर प्रोडक्ट, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, सॉल्व फॉर प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट, यूजिंग अगेन वही यूनिटरी मेथड। ये तुम्हें सॉल्व, मतलब ये प्रॉपर स्टेप्स हैं लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको एज इट इज इसी फॉर्म में तुम लोगों को फॉलो करना है। मैं सजेस्ट करूंगा इसको एटलीस्ट लिख लेना, क्योंकि अभी तुम लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े। तो फटाफट अपनी जैसी डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख सकते हो लिख लो, क्योंकि मैं फिर वो बैक नहीं करूंगा ना, इसीलिए। तुम लोग फोन में क्या कर रहे हो बे? वो भी फ्रंट पे एकदम हैं। यार फोटो उसी में सेव रह जाएगा, फोन में ही रह जाएगा। और फिर घर में जा करके फोटो देखोगे तो कैमरे में भी आ रहा हूँ, पेरेंट्स गलत समझ लेंगे। क्या हो गया? चलो इधर देखो, लिख लिया सब लोगों ने? करो करो, नोट करो। देखो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मोल्स के टर्म में आया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वेट के टर्म में आया तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो पहले बताओ, पहले मोल्स के टर्म में बताओ या पहले वेट वाले टर्म में बताओ? पहले मोल्स वाले में, ठीक है। पहले आसान वाले में चलते हैं, फिर डिफिकल्ट वाले में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, हो गया? ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसी पार्ट को रब कर सकता हूँ क्या मैं, या नहीं? मैं रब इसलिए करना चाहता ताकि ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर बाय चांस कोई ऐसा है जो नोट कर रहा हो उसके लिए। लेट अस से क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड टोटल अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम, लेट अस से 6 moles नाइट्रोजन एंड 10 moles हाइड्रोजन। मान लो ये क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि टोटल अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 6 मोल नाइट्रोजन एंड 10 मोल्स हाइड्रोजन। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप है तुम्हारा रिएक्शन को लिखो, ठीक है, और रिएक्शन को लिखने के बाद क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो आई थिंक ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? अब देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ये है, जो इनका पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली एज इट इज लिख लो। इधर कितना है? 1 3 2, ये है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब। बाय चांस अगर ये वेट के टर्म में होता
तो हम लोग 1 की जगह 28 ग्राम लिखते हैं, इधर हम लोग 6 ग्राम लिखते हैं, मतलब ओवरऑल टोटल वेट लिखते हैं हम लोग। ये समझ में आए? और उसके बाद अगला स्टेप क्या है? गिवन कंडीशन। गिवन मुझे क्या क्या है? ये 6, ये 10 और ये मुझे निकालना है। इसमें कोई डाउट? अब अगला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो सीधे यूनिटरी मेथड तुम लोग अप्लाई कर दो। लेट अस से इधर मैंने नाइट्रोजन लिखा और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तुम देख सकते हो एक कितने से रिएक्शन करेगा? 3 से। तो 6 कितने से रिएक्शन करेगा? 6 करेगा 18 से। यानी कि रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए कितना? 18। अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है? अवेलेबल हाइड्रोजन 10 है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, बिना शर्म के, मैं यहां पे भी आने के बाद कंफ्यूज हो जाता था कि कौन कम है कौन ज्यादा है, ठीक है। तो देखो जरूरत 18 की है लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो अगर तुम में से कोई ऐसा है जो इसने उल्टा किया दिमाग लगा के कि यार एक काम करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन करते हैं, कि 3 1 से कर रहा है, ओरली बोल रहा हूं मैं, 3 1 से कर रहा है, तो एक 1/3 से करेगा, तो 10 कितने से करेगा? उसमें भी तुम्हारा हाइड्रोजन ही लिमिटिंग निकल के आएगा, क्योंकि उस टाइम पे नाइट्रोजन तुम्हारा एक्सेस आ जाएगा। तो तुम किसी भी साइड से जा सकते हो। जैसे ही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए, लास्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व फॉर प्रोडक्ट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है उससे तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। तो हमें दिख रहा है कि 3 से 2 अमोनिया बन रहा है, 1 से 0.66 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो तुम्हारा 10 से कितना हो जाएगा? 6.6 मोल्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्या ये समझ आया? थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे समझाने में, बट इसको तुम्हें इसी मेथड से फॉलो करना है और कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, बहुत जल्दी जल्दी में इसको सॉल्व करना है। क्या? दोबारा बोलो, ये वाला रिपीट कर दूं? इधर देखो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। पक्का? अब देखो मैंने क्या बोला, हमें लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करना यूजिंग लिमिट क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अब सबसे पहली जो लाइन है, तुम्हें हमेशा और हमेशा जो स्टोक्योमेट्री वो लिखना है कि 1 3 से कर रहा है। अब जो गिवन में जो तुम्हें दे रखा है, तो नाइट्रोजन तुम्हें कितना दे रखा है? 6। तो अगर 1 3 से कर रहा है तो 6 कितने से करेगा? 18 से। इसका मतलब रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, मतलब मुझे 18 की जरूरत है 6 को रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास है कितना? 10 ही है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन कम पड़ गया, तो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो लिमिटिंग है उससे मुझे प्रोडक्ट निकालना है। लिमिटिंग क्या है? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। अब मैंने पहली लाइन क्या बोली? पहली लाइन हमेशा तुम्हारा स्टोक्योमेट्री रहेगा कि 3 2 से करेगा, तो 1 कितने से करेगा? 0.6 से। इसको सॉल्व किया मैंने, तो 10 कितने से करेगा? ये उस वाले को सॉल्व करके बताओ। स्पीड देख रही हो? फ्लैश। कर, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें रिएक्शन नहीं दे रखा होगा, तुम्हें रिएक्शन खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। क्या? ये मुझे खुद सॉल्व करना पड़ेगा,
तुम ही लोगों के साथ। तो अगर SO2 है तो SO2 है, O2 है तो O2 है, अभी मुझे खुद नहीं पता। और भी कोई बता दो, कंफर्म कर दो। SO2 आ रहा है लिमिटिंग, ठीक है। SO2 ओके, अच्छा 5 है। करा सब लोगों ने? तूने किया है? क्या आ रहा है? 5, उसका सुन के बोल रहा है ना। चलो इधर देखो, मुझे क्वेश्चन कह रहा है, हाय हाय थैंक यू काश ये थैंक यू होता। चलो ये देखो, मुझे जो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस ऑफ O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3। स्टोक्योमेट्रिक कितना है? 2 1 2, और गिवन क्या है? 5 3, और ये मुझे निकालना है। इसमें कोई डाउट? ओके, तो लेट अस से SO2 है और O2 है, 2 1 से कर रहा है, ठीक है। तो 1 1/2 से करेगा, तो 5 कितने से करेगा? 2.5 से। क्या समझ में है? अब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो है, मुझे ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है? रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 2.5 है, जबकि अवेलेबल अगर है, अवेलेबल देखो तो अवेलेबल ज्यादा है आई थिंक, बोलो हाँ है ना। तो ऑक्सीजन अगर मेरा एक्सेस रिएजेंट है तो SO2 मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट है SO2, प्रोडक्ट है SO3। तो अगर 2 से 2 बन रहा है तो 5 से 5 बनेगा। समझ में आए? प्रॉब्लम जब आती है जब ये वेट में आ जाता है। तो मैंने वेट वाले का जुगाड़ू तरीका यही निकाला है कि जो भी डेटा दे रखा हो उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, और मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स से सॉल्व कर लो। बट मैं फिलहाल उस तरीके को यूज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वेट से सॉल्व करके एक बार बता दूंगा ताकि तुम्हें दोनों तरीके पता चल जाए। यहाँ तक सारा समझ में आया? ये लिख लेना तुम लोग बाद में आराम से। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बताना है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम लेट अस से 20 ग्राम हाइड्रोजन और लेट अस से 150 ग्राम ऑक्सीजन। मुझे जानना है कि इन दो कंडीशन से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीका तो वही है कि मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाएगा, बट मैं नहीं चाह रहा कि मैं उसको मोल से करूं, मैं इसे वेट के टर्म में तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वही सब कुछ सेम, ये हो जाएगा 2H2 प्लस ऑफ O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब देखो यहां पे जो स्टोक्योमेट्री है, यहां पे जो तुम स्टोक्योमेट्री डेटा लिखोगे वो हमेशा याद रखना पूरा वेट लिखना। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। यहां पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो। तो यहां पे ये हो जाएगा 4 ग्राम। ये है स्टोक्योमेट्री का मतलब। क्या समझ में है? एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 32, और ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ दोगे तो इधर कितना आ जाएगा? वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज बस यहां पे थोड़ा सा एक करना है। यहां तक कोई दिक्कत? गिवन में मुझे क्या क्या है? गिवन ये 20 है, ये 150 है, और ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 कितने से रिएक्शन कर रहा है? 32 से। तो एक कितने से करेगा? आई थिंक 8 से। 32/4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 20 कितने से करेगा? 20 करेगा 160 से। यानी कि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो है, मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 160 ग्राम। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है तुम्हारा 150। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ना, यानी कि ऑक्सीजन जो हो गया, ऑक्सीजन तुम्हारा लिमिटिंग रीजेंट हो गया। क्या समझ आए? उसके बाद डायरेक्टली क्या कर दो, जो तुम्हारा लिमिटिंग है उससे तुमने प्रोडक्ट निकाल लिया। लिमिटिंग है तुम्हारा ऑक्सीजन, प्रोडक्ट है तुम्हारा वाटर। 32 से तुम्हारा 36 बन रहा है, तो 1 से तुम्हारा 36/32, तो कितना है? 150 है ना।
है। अब इसको सॉल्व करना यार, थोड़ी गंदी कैलकुलेशन है, आ जाएगा आंसर। 9/8 होगा, इतना तो समझ आ गया, उसके बाद कितना होगा पता नहीं। तुम लोगों को पता है इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं उनकी इनिशियल सैलरी जो होती है एमबीबीएस का काफ़ी कम होती है, ये पता है? जिसके लिए अभी थोड़ा प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी चल रहा है, कम होती है। और बाद में मतलब 5-6 साल के बाद वो बढ़ती है। इसकी वजह पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनको जब तक टैक्स वैक्स समझ में आता है उनको समझ में आता है कि अब हमें टैक्स सीखना ज़रूरी हो गया, मैथ सीखनी ज़रूरी हो गई है। ये मजाक से हट के सिर्फ हंसाने के लिए बोला था। हाँ, ये सब काल्पनिक बातें हैं। यहाँ तक सारा समझ आ गया? कोई डाउट? लिमिटिंग रीजन क्लियर है ना? ओके, अब मुझे एक बार देखने दो कि मैं पीओएसी बढ़ाने का टाइम है या मैं सीधे कंसेंट, अरे बहुत टाइम है बे। एक मिनट रुको यार। सर, इस नंबर पे कॉल करके देखना कौन है। 3 बार फ़ोन आया है, और बता देना, मतलब बोल देना क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आई थिंक इसके बाद जो टॉपिक है वो तुम्हारा पीओएसी है। पीओएसी के बाद कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन के बाद चैप्टर खत्म है ना? पक्का? अच्छा हाँ सुनो, एक ना इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंटेज है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा करके क्वेश्चन किया है, वेपर डेंसिटी वाला। मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसी में वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। कौन था? जावेद सर थे। ओके, क्या बोल रहे थे वो? अच्छा, इधर देखो, जैसे तुम्हारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी तरह से वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर तुम डेंसिटी मेजर कर रहे हो तो उस चीज को हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये डिफाइंड है एट एस टी पी, ये एस टी पी पे ही डिफाइन है, बाकी केसेस में ये वैलिड नहीं होगा। तो अगर मैं इसको फर्दर इसको सॉल्व करता हूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिव मास बाय वॉल्यूम। तो मान लो मैंने मास ऑफ सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर वेट लिखा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा एसटीपी पे? 22.4। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 22.4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 22.4। आई थिंक ये 22.4 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन? 2 आएगा, ये और ये कैंसिल, तो एक रिलेशन आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि और बेटर क्लियर हो जाए। मान लो कोई गैस है SOX, ठीक है? इसका मैंने मान लिया कि जो वेपर डेंसिटी है वो 40 है, ठीक है? कोई गैस है SOX, इसका वेपर डेंसिटी कितना है? 40। क्वेश्चन पूछ रहा है X विल बी, X कितना आएगा? लेट अस से 1 2 3 4। अब तुम लोग अगर चाहो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि SO और SO4 ये नहीं होता। SO4 होता है लेकिन SO4 डाई नेगेटिव होता है, ठीक है? तो आंसर या तो B होगा या फिर C होगा। अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। B,
सी के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा क्या कि नहीं कांग्रेस हार रही है तो सी होगा ही नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो जो 80 होगा, 80 ये बराबर होगा सल्फर का कितना होता है? 32, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16x। अब इसको सॉल्व करोगे वही तुम्हारी x की वैल्यू होगी जो शायद से 3 आएगा। समझ आए? क्या नहीं, मुझे इसी के बेसिस पे, ये मैंने क्यों पढ़ा है क्योंकि मेरे को इसके बेसिस पे एक टॉपिक समझाना है, ठीक है? उस टॉपिक से ही देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए अभी जो मैं करवाने वाला हूँ, सजेशन बेस्ट ये रहे कि तुम 4 ऑप्शन का सीधे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेना, ठीक है? अगर ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम हम लोगों में ऑप्शन दे ही नहीं, अगर ऑप्शन नहीं दे तब वो तरीका अपनाना है, एल्स तुम सीधे परसेंटेज निकाल लो, जो ऑप्शन मैच करता है उसको सीधे टिक कर देना। मान लो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उसका जो वेपर डेंसिटी है, लेट अस से उसका वेपर डेंसिटी है 45, ठीक है? उसमें तुम्हारा कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन जो है वो 6.6% है, और बाकी का जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन है। मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? क्या समझ में है? हो सकता है जो तुम्हें चारों ऑप्शन दे, तुम लोग हो सकता है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे जो कि आई थिंक 90 आएगा, तो हो सकता है 4 में से 2 ऑप्शन का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा 90 ही रहे, फिर उसमें तुम्हें परसेंटेज निकालना पड़ेगा और परसेंटेज निकाल के सीधे टिक कर देना। बट मान लो कि तुम्हें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो सवाल ये उठता है कि इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंपेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से जो तुम कच्चा पक्का फार्मूला लेकर के आओगे उसको हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, और फिर जब हम उसमें करेक्शन करते हैं तो वो पर्टिकुलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो देखो करने का तरीका क्या है, 3 एलिमेंट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? इनका परसेंटेज कितना दे रखा है? इसका है 40, ये 6.6, ये कितना है यार प्लीज बता दो? 53.4 आएगा आई थिंक, इतनी आएगा ना। इसको मान लो तुमने ए नाम दे दिया, ठीक है? यहां पे क्या करो, एटॉमिक वेट लिख लो। कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, और इसका 16, और इसको तुम नाम दे दो बी। यहां तक कोई डाउट है? अब क्या करना, ए को बी से डिवाइड दे दो। तो जो सबसे आसान है मैं उसको डिवाइड दे रहा हूं यार, ये सबसे आसान है आई थिंक, बोलो। 40 को जब तुम 12 से डिवाइड दोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 3.3, और इसको भी जब तुम लोग डिवाइड दोगे ये भी शायद से 3.3 3.4 के आसपास रहेगा। एग्जैक्ट 3.3 नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, बट नियर बाय हम लोग 3.3 लिख सकते हैं। ये समझ आए यहां तक? अब इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है उससे सब को डिवाइड दे दो, ठीक है? और इसको नाम दिया गया सिंपल रेशो। सबसे छोटा क्या है? 3.3 है ना। जब 3.3 से सबको डिवाइड दोगे ये कितना आएगा? 1, ये 2 और ये 1। अगर बाय चांस तुम्हारा ये 2.5 होता तो इसी सिंपल रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब तुम्हें किसी भी तरीके से इसको होल नंबर में लेकर के आना है। होल नंबर में आ गया बहुत अच्छी बात है, एल्स 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होके काम नहीं बना फिर 3 से करो, 3 से भी नहीं बन रहा तो 4 से करो, ये चलता जाएगा। इतना वैसे कॉम्प्लेक्स करके देगा नहीं वो तुम्हें, नहीं राउंड ऑफ कर सकते हो, अगर लेटर से 1.9 ऐसे होगा तो कर सकते हो, 1.8 को राउंड ऑफ नहीं करना है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड देगा नहीं। यहां तक समझ आए? अब यहां तक करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया? इंपेरिकल फॉर्मूला जो है
वो है तुम्हारा CH2O। इसका इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा, इंपेरिकल वेट ये हो जाएगा 12 + 2 + 16, कितना आ गया 30 आ गया आई थिंक। क्या ये समझ में है? और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 × वेपर डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी कितना है 45 है ना, तो 2 × 45 = मॉलिक्यूलर वेट, जो कि कितना हो जाएगा 90। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90 है, इसमें कोई डाउट? अब मॉलिक्यूलर वेट अगर 90 हो गया तो यहां पे हम लोग एक चीज लिखते हैं, इसको बोला जाता है करेक्शन फैक्टर, जिसको n से लिखा जाता है। करेक्शन फैक्टर जो होगा ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि मतलब W तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, मैंने मी से याद करके रखा हुआ है कि m ऊपर E नीचे, हमेशा ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रहेगा, नीचे भी इस तरह से नहीं करना, हमेशा मी के हिसाब से ही ध्यान रखना, ठीक है। तो जब तुम इसको रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो गया 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये बराबर होगा इंपेरिकल फॉर्मूला होल पे 3, यानी कि जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा क्या C3H6O3। क्या समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस देने के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चा होगा वो 4 ऑप्शन में से तो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट से एलिमिनेट कर देगा, और बाकी के जो ऑप्शन बच गए उसको में सीधे परसेंटेज का फॉर्मूले से ही वो निकाल लेगा। लेकिन अगर बाय चांस कभी ऐसा हो, कभी जेई का क्वेश्चन देखना, जेई में चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा और 1-2 एलिमेंट का परसेंटेज भी सेम आ जाता है, उस केस में इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो पक्का? ओके चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारी क्लास का आज का फाइनल टॉपिक है। अगर वक्त रहा तो मैं तुम लोगों को पीओसी बताऊंगा, एल्स लिमिटिंग रिएजेंट से ही तुम लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स, हमारे जो सिलेबस में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म वैसे होता क्या है, जो हम लोग दवाइयों के जो डोजेस लिखते हैं मिलीग्राम में, वेट बाय वेट में, मतलब जो कॉमन इंसान को समझ में ना आ पाए, वही बेसिकली तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम में से कोई ऐसा है जो कभी हॉस्पिटल गया, जिसको कभी ग्लूकोज की बॉटल अगर चढ़ी हो, चढ़ी है, कितना प्राइस होता है उसका एक बॉटल का 500 ml? चलो मान ले, सुन लो, जो तुम्हारी वो ग्लूकोज की बॉटल होती है, ठीक है, जो ग्लूकोज की बॉटल होती है उसमें मुझे जहां तक ध्यान है 1.95 वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है, और शायद से 0.05 मोलर ग्लूकोज होता है, ऐसा कुछ रहता है। मतलब वो जो ग्लूकोज की बॉटल होती है ना जो तुम लेकर आओगे, उसमें ये 2 चीजें लिखी हुई रहेंगी और बाकी सारा पानी रहता है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको, हाँ, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो नमक की जो वैल्यू आएगी उस पूरे बॉटल के अंदर, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई कर देना, मैं इसको 6 मान ले रहा हूं, तो 5 6 कितना हो गया आई थिंक, सॉरी इसको 2 ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। ये रफ कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको भी जब सॉल्व करोगे, मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, मैं अपने मन से लिख दे रहा हूं कि लेटर से 30 ग्राम आएगा, ये मैंने अपने मन से लिखा है, पहले बोल दे रहा हूं, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा, मुझे ध्यान नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज की बोतल जो तुम लेकर आए उसमें नमक कितना है और ग्लूकोज कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा अगर तुम लोग ऐसे ही 12 ग्राम तो मेरे ख्याल से नमक पड़ोसी को ऐसे ही फेंक के दे देते होगे, ले रख। ग्लूकोज भी आई थिंक काफी सस्ता ही रहता है, लेकिन तुम्हें ग्लूकोज की बोतल कितने मिलती है? ये है मेडिकल स्कैम। तो बस इसी चीज के लिए अगर कॉमन इंसान को ये पता चल जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली तुम लोगों ने एक नाम सुना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन या मिथाइल सैलिसाइलेट?
ठीक है। मिथाइल सैलिसाइलेट के बारे में बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होगी वो उतना तेज़ी से पेन को दूर करेगा। कि मतलब मान लो लेटर से तुम लोग अगर चाहो, मेरे ऊपर नहीं बट किसी और के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करना मत, करना ये है कि एक बैट लेना या एक विकेट लेना, उसके हाथ में मार देना या पैर में मार देना, ऑब्वियसली बहुत दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद उसके पैर में या हाथ में जहां पे भी तुमने मारा, ठीक है, अगर तुम्हें मिल पाया तो 60% वेट बाय वेट मिथाइल सैलिसाइलेट अप्लाई कर देना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है, जब तक उसका इफेक्ट रहेगा तब तक, ठीक है। मतलब उसको ऐसे बोला, देख तेरे को एक जादू दिखाता हूँ, अब बैट मार दे रहा, वो ऑब्वियसली गाली वाली देगा। अब कमर्शियल जो दवाई मिलती है उसमें 15% रहता है बस, 15% से ऊपर रहा तो तुम्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी। और मेडिकल साइंस को ये पता है ये चीज़, इसलिए वो इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ बिजनेस का बना के रखा हुआ है। इनफैक्ट जो तुम्हारी ग्लूकोज ये डायबिटीज़ की जो टैबलेट होती है, जो डायबिटीज़ की टैबलेट को क्या बोलते हैं, मेटफॉर्मिन, अगर कोई अपने पापा की या मम्मी की कोई दवाई लेके आता होगा, मेटफॉर्मिन टैबलेट का नाम है बेसिकली, ठीक है। 10 टैबलेट होती है, 300 रुपये मिलती है, बट उसका जो कॉस्ट प्राइस है आई थिंक 5 रुपये या 7 रुपये के आसपास है। तो मतलब ये एक स्कैम है जो चल रहा है और इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया है, ये चलती आ रही है। एक ज़माना था जब फ्री में पढ़ाया जाता था, मैं अब और कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो देखो, कंसंट्रेशन टर्म, तुम्हारे सिलेबस में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्या क्या है, वेट बाय वेट, या फिर इसको मास बाय मास भी बोला जाता है, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। हालांकि एक और है जिसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, बट नॉर्मेलिटी तुम्हारा कल की क्लास में होगा, जो कि क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या रिडॉक्स टाइट्रेशन है। मैं सारे नाम लिख दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। ये है तुम्हारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। क्या? हाँ, पीपीएम भी आता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आता है, पीपीबी भी आता है, और भी काफ़ी सारे टर्म्स हैं। बट जो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में एज पर एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है वो ये 5 हैं, ठीक है। तो हम लोग को इन्हीं 5 को फिलहाल स्टडी करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए तो तुम्हें डायरेक्टली इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। वरना यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकालो, या मोलैरिटी दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो, इस तरह से। मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या ये समझ में आया? तो पहले मैं इंडिविजुअली सबके बारे में एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, सबको डिफाइन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इनका जो भी रिलेशन है वो लिखूंगा, वो तुम्हें एज इट इज याद रखना है। 5 फॉर्मूले हैं ओवरऑल, ठीक है, 5 या 4 है मेरे ख्याल से, और वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये जो कुछ भी मैं वाइट से लिखने वाला हूँ ये तुम्हें यूज बहुत कम होगा, बहुत कम इन द सेंस ये बस तुम्हें बेसिक फॉर्मूला बेसिकली मैं इनका लिखने जा रहा हूँ, या यूज समझ लो डिफाइन करने जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, क्या मुझे इनको डिफाइन करना है कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी की डेफिनेशन? पक्का डेफिनेशन स्किप कर सकता हूँ? तो मैं डायरेक्टली अगर मैं इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूँ, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसमें एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, ए जो होगा, ए हमारा सॉल्यूट, और बी जो होगा, बी हमारा सॉल्वेंट। कुछ बुक्स में ए को सॉल्वेंट लेते हैं, बी को सॉल्यूट लेते हैं। कुछ बुक्स में 1 से सॉल्यूट रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 से सॉल्वेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग बुक का अलग अलग कन्वेंशन है, ठीक है। मैं इस वाले को फॉलो करता हूं, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 100, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा ये बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। उसी तरह से मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा ये होगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000,
और स्मॉल m का जो फॉर्मूला होगा ये होगा Na अपॉन WB इन ग्राम इंटू 1000। अगेन बोल दे रहा हूं, इन फॉर्मूले से मतलब डायरेक्ट इन फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जब भी आएगा वो ऐसे आएगा कि ये दे रखा है ये निकालो, या ये दे रखा है ये निकालो, इस तरह से। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है सारा? बोलो पक्का? अब मैं बेसिकली इनके बारे में जो इंटर रिलेशनशिप है मैं उसी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाया डेरिवेशन उतना बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी भी, वरना मैं हाँ डेरिवेशन बेसिकली देखो दो चीज़ें हैं, या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें फार्मूला याद रखना है क्या, और डेरिवेशन इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ और यहाँ पे जो दो फरिश्ते हैं वो मुझे बता रहे हैं कि अच्छा अब ये फार्मूला लिखो ये फार्मूला लिखो, क्या? ठीक है, टाइम कितना हो रहा है सर? 1:56 है ना? हाँ है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। इधर देखो अब, चलो देखो, इसमें डेरिवेशन से पहले एक चीज बस मैं क्लियर कर दे रहा हूं, वो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो मैंने 10% वेट बाय वेट NaOH लिखा, ठीक है, मान लो मैंने लिखा 10% वेट बाय वेट NaOH। इसका मतलब क्या है वो जान लो बस। इसका मतलब ये होगा कि इसमें वेट ऑफ NaOH जो होगा वो कितना होगा? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेट है वो हमेशा 100 ग्राम लेना है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। क्या समझ आए? इसमें कोई डाउट? ओके, अब सबसे पहली डेरिवेशन देखो, तुम लोग पहली डेरिवेशन देख करके खुद बोलोगे सर ये क्या है, मजाक है ये। रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इनको इसको मुझे डिराइव करना है। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक मास बाय वॉल्यूम, या ऐसे लिख सकता हूँ W/V। इसमें कोई डाउट? ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ W/W इंटू D इज इक्वल टू W/V? ऐसे किया जा सकता है क्या? पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ W/W इंटू 100 इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू W/V इंटू 100। बोलो है ना? तो यहां पे तुम्हारा पहला रिलेशन आ गया, ये W/W इंटू 100 क्या हो गया? वेट बाय वेट परसेंटेज। यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज को जब तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम। पहली डेरिवेशन क्लियर है? ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी, अगेन मेन तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है। हाँ मतलब एक मिनट, यहाँ पे जो W है ये तुम्हें नोटेशन है वेट का। वेट का मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा सेम नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, डेनोमीटर क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से यहाँ पे W वेट ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे V तुम्हारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसकी जो डेरिवेशन की गई है ये एज पर लेमन टर्म में किया गया है डायरेक्टली। ठीक है, नॉट पूरा एग्जैक्ट वैसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, दूसरा देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इतने में आ जाए। इधर देखो, मान लो मेरे पास Y% वेट बाय वॉल्यूम कोई सॉल्यूट है, जैसे यहां पे लिखा था ना 10% वेट बाय वेट NaOH, मैंने मान लिया Y% वेट बाय वेट सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा Y ग्राम। इसमें कोई डाउट? मैं मान लेता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा? MWA। इसमें कोई डाउट? अब
मुझे वेट पता चल गया, मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, y अपॉन MWA। इसमें कोई डाउट? अब ये जो तुम्हारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम, यहाँ पे तुम्हारा वेट कितना था 100 ग्राम, वेट बाय वॉल्यूम में 100 वॉल्यूम कितना लेंगे हम लोग 100 ml। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि बाय डेफिनेशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऐसा होगा। तो यानी कि मोलैरिटी जब तुम इस पर रखोगे Na की जगह क्या हो जाएगा, Na की जगह हो जाएगा y अपॉन MWA, y अपॉन MWA इंटू 1000, और यहाँ पे कितना हो गया 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और खुद y क्या था, y हमारा वेट बाय वॉल्यूम था ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 होल इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और अगर मान लो मैं एक तीसरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एक तीसरा डेरिवेशन भी आ जाएगा। बोलो, ये समझ आया? ओरली मुझे एक बार सॉल्व करके बताओ, ठीक है, मुझे बताओ लेट अस से 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का मोलैरिटी कितना होगा। ये देखो इतनी जल्दी वह नहीं आएगा, क्योंकि ये 18 है इंटू 10 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 1। ऐसे हंसने की बात नहीं है, ऐसे डरने की बात नहीं है भाई। देखो अगर तुम लोगों में से भी किसी को अगर मैं क्रिकेट खिलाने ले जाऊं, कोई ऐसा होगा जिसका हाथ ही नहीं घूमेगा और कोई ऐसा होगा जिसका बहुत तेज बॉल निकलेगी, तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हारा टाइम बचाएगा और विद इन अ मिनट तुमसे सॉल्व करवा देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना, कन्वर्ट 25% वेट बाय वेट, ध्यान से सुनो, कन्वर्ट 25% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वेट 100 होता है, ठीक है, 25% वेट बाय वेट CaCO3 इंटू मोलैरिटी हैविंग डेंसिटी 1.2, लिख दो क्या, 25% वेट बाय वेट CaCO3 एक्वस है और इसकी डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। मोलैरिटी, हाँ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, देखो मैंने ये लिखा है ना, मोलैरिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और अगर तुम लोग को ध्यान होगा खुद वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो मुझे बताओ क्या आएगा आंसर, 3, पक्का? देख लो यार वैल्यूज को सारा पुट करके देखो, ये आई थिंक 25, ये 1.2, ये 10 और अपॉन में 100, उसको सॉल्व करके देख लेना, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्या क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? अब ये 3 रहे, 3.3 रहे, जो भी रहे, ओके। चलो अगला रिलेशन देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इन दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है।
ठीक है, कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा सा रीड करना मुझे बताना। मान लो मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में लिखा हुआ है 5 स्मॉल m NaOH, ऐसे लेबल लगा हुआ और इसमें ऐसा है। तो मुझे बताओ खाली इस बीकर को देख करके हम लोग इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन तो ये आ जाए कि इसकी मोलैलिटी 5 है। दूसरी इंफॉर्मेशन लोग ये भी बोल सकते हैं कि 5 मोल NaOH डिजॉल्व्ड है 1000 ग्राम पानी में। क्या है समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो मैं ये लिख सकता हूं कि मोलैलिटी जो है वो 5 है, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि 5 मोल्स ऑफ NaOH is dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्या इसमें ये समझ में आया? अब यहीं पे ही ध्यान से देखना, अगर तुम गौर करो तो जो मैग्नीट्यूड मोलैलिटी का है वही मैग्नीट्यूड आई थिंक मोल्स का भी है ना, शायद से। यही मेन चीज है जो तुम्हें इस डेरिवेशन में तुम्हें समझना है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड तुम्हारा मोलैलिटी का है वही सेम मैग्नीट्यूड तुम्हारा मोल्स का है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डेराइव करने जाऊं, मैंने मान लिया कि अगर तुम्हारा मोलैलिटी जो होगा, लेट अस से कि लेट मोलैलिटी अगर स्मॉल m है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कितना होगा, स्मॉल m। क्या समझ में है? अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अगर 1000 ग्राम है, और मैं मान लेता हूं, लेट कर लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है, mw। सॉल्वेंट है तो मैंने b से लिख दिया, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन MWB। ठीक है, अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। आई थिंक मेरे पास Na भी है, Nb भी है, तो मेरा फाइनल जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा XA इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस ऑफ 1000 अपॉन MWB। क्या समझ आया? ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कहां से आया? मेरे को महाभारत का डायलॉग याद आ रहा है कि ये टाइम क्यों नहीं पार हो रहा। हाँ, सॉल्वेंट है। ध्यान रखना, A स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, B स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। अगर गलती से मेरी एक क्लास और लग गई ना, तो जो मेरी रोजे वाली जो, नहीं मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि अगर इसके बाद अगर फिर से अगर कोई क्लास लग गई, मेरे वो वीर ज़ारा में जो शाहरुख खान की हालत रहती ना, ऐसे वैसा हो जाऊंगा मैं। ये समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला क्लियर है? ओके, अगला देखो, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो है, ये कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन से समझा दे रहा हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास 28% वेट बाय वेट NaOH एक्वस है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोल फ्रैक्शन में। मान लो क्वेश्चन है मेरे पास 28% वेट बाय वेट NaOH, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन में। इसका अगर मैं यहां पे साइड में, इधर देख लो, साइड में पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है, और फॉर्मूला को अभी फिलहाल देखना मत, फिलहाल के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है तुम्हारा y अपॉन MWA डिवाइडेड बाय y अपॉन MWA प्लस ऑफ 100 माइनस y अपॉन, मतलब अगर तुमने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज किया
एक बार में आंसर आ जाएगा। बट असल में ये फॉर्मूला कोई डेरिवेशन नहीं है, अभी जो सॉल्व करूंगा ना उसी से तुम्हें समझ में आ जाएगी आखिर ये चीज आई कहां से। ठीक है, तो हमारे पास NaOH कितना है 28, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि इसमें वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होगा, NaOH का 40 आई थिंक, बोलो है ना। तो मोल्स कितना हो जाएगा NaOH का, मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा 28/40 यानी कि 0.7 आई थिंक सो, बोलो है ना। 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है क्या तुम लोग के अंदर है? अबे मैंने रोजा रखा हो, तुम लोग तो शर्म कर लो यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, वेट बाय वेट की। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना होगा वेट बाय वेट में 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट तुम्हारा 28 है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 जो कि कितना आएगा 72। ठीक है, देख लो यार, करके देख लेना, आई थिंक 72 आएगा। सॉल्वेंट है क्या, नहीं सॉल्वेंट, ये देखो AQ लिखा है, AQ का मतलब वाटर है। अगर तुम्हें सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वाटर लेकर के चलना है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है 18। अगर मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट 18 होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 28 अपॉन 18 जो कि एग्जैक्टली तुम्हारा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब जब तुम मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर घुमा फिरा के देखो तो ये 28/40 है, डिवाइडेड बाय 28/40 प्लस ऑफ 100 माइनस 28/18, ये वही है ना आई थिंक। तो ध्यान रखना इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तुम या तो तुम इस वाइट वाले को याद कर लो या ये सॉल्यूशन समझ लो, दोनों सेम है। ठीक है भाई, वो तुम्हारे ऊपर है यार, तुम पे डिपेंड करता है। एक मैं लास्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसकी मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ यस, यहां तक सारा समझ आया? इधर देखो यार, क्लियर है? एक मैं लास्ट में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये लास्ट है, ये है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। ये रिलेशन है D इज इक्वल टू कैपिटल M 1 बाय स्मॉल m प्लस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये बहुत ही अजीब सा है, और इसकी अगर मैं डेरिवेशन करूं तो लगभग 2 स्लाइड्स लगेंगी, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करना। ये मोलैरिटी है, देखो यार मेरा M सही से बनता नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जानबूझ के बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है और इसको जानबूझ के काफ़ी ज़्यादा छोटा लिखा है मैंने, ताकि समझ जाना कि ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आ जाए। तो ओवरऑल तुम्हारे 4 या 5 फॉर्मूले हैं, तुम्हें वो 4 या 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, क्या आज मैं